हेलो एवरीवन, आ गया हूं मैं एक और वीडियो में। आ, आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्लास 10th फिजिक्स का टॉपिक जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके आईसीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड में ये चैप्टर आपका है और दोनों ही बच्चे जो देख रहे हो ये चैप्टर आप इसको देख सकते हो क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो दोनों ही बोर्ड्स के लिए रिलेवेंट होंगे। तो मैं आपको पता ही होगा कि मैं जेई नीट का जो सिलेबस है उसका मैं वीडियो लेक्चर वाइज लेक्चर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो वो जो वीडियोस बेटा आती है वो आपके पैरेलली आएंगे और ये क्लास 10th का जो वीडियो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ये भी आपके आएंगे क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि सर आप क्लास 10 के लिए भी कुछ कीजिए। तो मैं क्लास 10 के लिए करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूं। तो आइए जो आज हम जो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10 का आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। एक बार अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी, फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, है ना। तो आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ा होगा और उन्हें लगता है कि सर बहुत डिफिकल्ट लगता है, सर कहां से क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, बेटा आप वीडियो को फॉलो तो कीजिए, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बहुत बातें हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज जाननी होगी वो है चार्ज। सबसे पहले सर हमें चार्ज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। तो चार्ज है क्या? सबसे पहली बात तो ये जो चार्ज है वो चार्ज क्या है बेटा? आपको पता है, आप क्लास 10th में उठे हो, आपको चार्ज के बारे में मिनिमम ज्ञान तो आपको होगा। फिर भी मैं अगर बेसिक से आपको पढ़ाऊं तो चार्ज को मैं अगर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं, सो चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ a material. It is a property of a material. It is a property of a material to create electric or magnetic effects. तो बेटा चार्ज जो होती है ये किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिससे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट कर पाए। और ये आपको पता होगा जो चार्ज होता है ये चार्ज एक तो होता है ये चार्ज नेगेटिव। दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक चार्ज एग्जिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज। सर आपने नेगेटिव को पहले क्यों लिखा? भाई मैं थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हूं, नेगेटिव सोचता हूं इसलिए नेगेटिव लिखा है, वरना कोई खास रीजन नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो टाइप के चार्ज आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा चार्ज जो होता है इसको हम, जो चार्ज होता है डिनोटेड बाय क्यू, जो चार्ज होता है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके अच्छा, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सर क्या उनको कोई नाम दिया जा सकता है? हाँ, उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बुलाते हैं प्रोटॉन्स। अगर ये बातें आपको पता होंगी तो बहुत बढ़िया बेटा, आपका बेसिक एकदम क्लियर है। और नेगेटिव, जो नेगेटिवली चार्ज्ड, जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको बेटा क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा बेटा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो ये चार्ज का जो डिनोट करते हैं हम क्यू से, चार्ज का सर एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? चार्ज का जो एसआई यूनिट का होता है वो होता है कूलम्ब।
आप बेटा अच्छे से इसको नोट करते करते जाइएगा। कूलम इसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। क्यू से हम डिनोट करते हैं चार्ज को, मतलब चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है चार्ज का जिसे हम लोग कूलम कहते हैं उसको हम सी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? जैसे भी अगर मैं लिखूं एग्जांपल तो 2 कूलम, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 जो इसका मैग्नीट्यूड है और कूलम जो है इसका यूनिट। तो हम कोई चार्ज को कूलम से मेजर करते हैं, कूलम से हम इसको डिनोट करते हैं, और क्यू से इसको हम चार्ज को लिखते हैं, और कूलम से ऐसा यूनिट को हम लिखते हैं। तो ये चार्ज के बारे में बहुत ही बेसिक बातें आपका हो गया यहाँ पे। अब हम जो पढ़ेंगे वो है चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज। इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट करते जाइएगा। बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है सर? एक प्रॉपर्टीज तो सर हमें पता है क्या, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलरली अनलाइक चार्जेस attract each other, यानी कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्लस क्यू, आपके पास एक और पॉजिटिव चार्ज है यानी प्लस क्यू, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में इनका जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव हो जाएगा, यानी कि ये दोनों को रिपेल करेंगे। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये दोनों को रिपेल करेंगे, मतलब दूर जाना चाहेंगे, है ना, दूर जाना चाहेंगे। लाइक चार्जेस, क्योंकि ये बेटा लाइक चार्जेस है, यानी सेम टाइप ऑफ चार्जेस। सर अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू दे दूं, यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज दे दूं, यानी कि दोनों टाइप जो है वो है नेगेटिव चार्ज, तो सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी बेटा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी रिपील करेंगे, क्योंकि दोनों तो लाइक चार्जेस है। हमने पढ़ा ना लाइक चार्जेस रिपील चला, तो यहाँ पे लाइक चार्जेस ही है, तो ये दोनों रिपील करेंगे एक दूसरे को। अच्छा सर अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज दे दूं पॉजिटिव और एक चार्ज दे दूं नेगेटिव, तो सर अब क्या होगा? हमने एक चीज पढ़ी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये दोनों चार्जेस अनलाइक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो चार्जेस है ये दोनों को खींचेंगे अपनी तरफ। ये देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज ब्लैक कलर का, ये एक नेगेटिव चार्ज रेड कलर का, दोनों को ऐसे ऐसे खींचेंगी, ऐसे खींचेंगी, ऐसे खींचेंगी, है ना, क्योंकि दोनों अनलाइक है। लाइक चार्जेस में बेटा अट्रैक्ट नहीं होंगी, वो रिपील होंगी, और अनलाइक चार्जेस में वो अट्रैक्ट होंगी। समझ में आया? वैसे ही अट्रैक्ट होंगी बेटा जैसे आप अट्रैक्ट हुए थे अपने क्रश पे, हुए थे, पता है। अरे होता है भाई, सबके जिंदगी में होता है। क्रश को देख के किसका अट्रैक्शन नहीं आता? होता है बेटा, होता है। सॉरी बेटा, कुछ अगर गलती पर्सनल चला गया तो सॉरी। आइए पढ़ते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वेरी गुड। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज तो सर हमें पता है, इसमें नया क्या है? हम तो मैग्नेट का पढ़ते थे, यहाँ पे हमने बस चार्जेस का पढ़ लिया, हो गया, ठीक है। तो अभी मैं तीसरा जो आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर इसको हमें अच्छे से समझाओ। इसका जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहा है, इसका मतलब शायद इसका कोई मीनिंग बहुत भारी भरकम होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी चार्ज Q, ठीक है, कोई भी चार्ज Q जो है वो चार्ज जब एग्जिस्ट करेगा, कोई भी चार्ज जो Q है जब वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स का एक होल नंबर नहीं, उस इलेक्ट्रॉन्स का एक इंटीजर के मल्टीप्लाइड में चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि अगर मैं इसको लिख के समझाऊं आपको, जो Q जो है वो चार्ज है इज इक्वल टू NE। E इज नथिंग बट
E is the charge of one electron. E is charge of one electrons. और n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज यानी ये जो चार्ज है, चार्ज होता क्या है सर? चार्ज वही चीज होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हमारे पास, और वैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं टू मेक दिस चार्ज। यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे उसे हम n से लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमें कहता है क्वांटाइजेशन चार्ज हमें हमेशा ऐसा ही कहता है कि आपका जो चार्ज है Q, वो चार्ज Q जब एग्जिस्ट करेगा, वो चार्ज n इंटू ई, जहां पे n होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसे ही कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? अच्छा बेटा, चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन में? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वन इलेक्ट्रॉन का बेटा जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अच्छा, तो बेटा जो पॉजिटिव चार्ज होता है हम तब इसको प्लस से डिनोट करते हैं, जब नेगेटिव चार्ज होता है तब हम इसको माइनस से डिनोट करते हैं, लेकिन जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो ये होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहां पे जो ई इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू है ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, और जो n है वो n कोई भी नंबर पे एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये जो n होगा, ये n, इसमें भी एक समझने की चीज है, जो n होगा आपका वो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, लेकिन ये जो n होगा, ये n कभी भी फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आ सकता, इसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। समझ में आया? ये जो n का वैल्यू है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कभी भी पॉइंट यानी कि डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, उसको हमेशा इंटीजर्स में आना होगा, +1 +2 +3 या फिर -1 -2 -3 ऐसे आना होगा। जब आएगा तभी इसमें आपका वैल्यू आएगा। समझ में आया? तो यहां से हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि n कैन नेवर बी फ्रैक्शन और डेसिमल। n कभी भी फ्रैक्शन डेसिमल नहीं हो सकता, और बाकी वो n का वैल्यू +-1 +-2 +-3 ये हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। समझ में आया? क्लियर यहां तक बात? समझा पाया? अगर समझा पाया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पाया तो आप फिर से एक बार ध्यान से लेक्चर को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड से मैंने समझाया है। तो ये हो गया आपके चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक मतलब सवाल कर लेते हैं। चलो एक सवाल मैं यहाँ पे आपको देता हूं, मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेता हूं, इस पार्ट को थोड़ा सा रब कर लेता हूं मैं। यहाँ पे आपको मैं एक सवाल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं। सवाल होगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये जो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये बस एक क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि ये
एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद रखनी है वैल्यू, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या फिर 2 कूलम्ब भी दे सकता है, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 1 कूलम्ब का आप याद रखना। तो इसको सॉल्व कैसे करें? बोला कि क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी, जब भी क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखना, हाउ मेनी, जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद करना ध्यान से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब भी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होगी, हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि और कोई फॉर्मूला हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका ज्ञान नहीं देती, यही एकमात्र फॉर्मूला है। तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी हमें क्वेश्चन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में प्रेजेंट है। तो हमें जो फॉर्मूला पता है वो है Q इज इक्वल्स टू एन ई, जहां पे ये जो Q है वो है आपका चार्ज। चार्ज कितना है हमारे पास? 1 कूलम्ब। सर हमारे पास जो चार्ज है वो है 1, तो Q की जगह पे आ गया 1। यहां पे जो N है उसे हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन्स, सर इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये कूलम का होगा, ये भी कूलम में होगा, चार्ज कूलम में होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन चार्ज कूलम में ही होता है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो n इज इक्वल्स टू जो आएगा वो है 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये कट जाएगा यहां पे, और कट के ये इसको जो वैल्यू आएगा n इज इक्वल्स टू, मैं ये थोड़ा सा यहां पर मिटा देता हूं, यहां पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। ये रिजल्ट बेटा आपको याद रखनी है, ये होता है एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं आपके 6.25 इंटू, सॉरी यहाँ पे कूलम नहीं होगा, गलती से मैंने दे दिया, कूलम कूलम कट जाएगा, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कोई यूनिट होगा नहीं उसका, है ना। तो ये 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 कूलम्स रहते, सॉरी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। ओके, समझ में आया? क्लियर? तो ये था बेटा आपका चार्ज के बारे में, और ये पे चार्ज के बारे में जो चर्चा थी हमारी समाप्त होती है। अब हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो इसको मिटा देते हैं हम। आइए करंट के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। करंट, अच्छा सबसे पहली बात, जो करंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, करंट इज डिनोटेड बाय आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके सर, करंट का डेफिनेशन क्या है? करंट का अगर मैं खूबसूरत सा कोई डेफिनेशन लिखने जाऊं तो करंट का डेफिनेशन क्या होगा? करंट का डेफिनेशन लिखने से पहले आप करंट मतलब करंट एक्चुअल में चीज क्या है वो समझो। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ऐसा एक वायर है, ध्यान से देखो, मेरे पास एक ऐसा वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, तो ये यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है इसका मतलब इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज मूव हो रहा है, इसमें चार्ज मूव हो रहा है, बेसिकली इसमें जो हो रहा है वो है
चार्ज, अगर मैं इसको Q से लिखूं तो इसमें बेसिकली चार्ज मूवमेंट हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज एक्चुअली पास हो रहा है। तो करंट हम उसे ही कहते हैं जिसको कि कितना चार्ज, मान लो ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 यानी टाइम जब 0 में था और 0 सेकेंड, और यहाँ पे 1 सेकेंड, और टाइम जब 1 सेकेंड में था। तो बेटा यहाँ पे 0 सेकेंड से 1 सेकेंड जाने में मान लो मेरे 4 कूलम का चार्ज गया, मान लो कि 0 से 1 सेकेंड टाइम में 4 कूलम चार्ज गया, ठीक है। यानी कि चार्ज जो है वो फ्लो करता है, आपको पता है चार्ज जो है वो फ्लो करता है। अब ये जो चार्ज है ये कितना फ्लो किया, कितने टाइम में, यहां पे 1 सेकेंड टाइम में 4 कूलम चार्ज मूव किया, ठीक है। तो एक कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना चार्ज जाता है, कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी चीज को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। कितना चार्ज फ्लो करता है, कितना चार्ज फ्लो करता है, कितने टाइम में, उसे ही तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो करंट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge, it is the rate of flow of charge with respect to time। टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसे ही हम कहते हैं करंट। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, इसे ही हम कहते हैं करंट। तो सर इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, I जो होता है I इज इक्वल्स टू कितना चार्ज पास कर रहा है यानी कि Q, कितने टाइम में पास कर रहा है यानी कि T। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये आ जाता है आपका करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तो सर इसका SI यूनिट क्या आता है, करंट का SI यूनिट क्या आता है, तो यहां से SI यूनिट निकालो। ऊपर है Q यानी कि चार्ज यानी कि चार्ज को किससे मेजर करते हैं हम, सर चार्ज को तो हम कूलम से मेजर करते हैं, हाँ। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है आपका T यानी कि टाइम को किससे मेजर करते हैं, टाइम को सर हम सेकंड से मेजर करते हैं, तो टाइम सेकंड, ये डिवाइड में है तो सेकंड। तो इसका जो SI यूनिट आया वो आ गया कूलम पर सेकंड। लेकिन इसको एक और नाम से भी कहा जाता है, वो है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो आपको जब भी बेटा SI यूनिट पूछी जाए या SI यूनिट जब आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब SI यूनिट आपको लिखना होगा तो एम्पियर A लिखोगे, है ना। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम 4 एम्पियर, 6 एम्पियर ऐसे। लेकिन कूलम पर सेकंड होता है, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपका नॉलेज होना चाहिए हर चीज में। तो इसका जो होता है करंट का SI यूनिट वो होता है कूलम पर सेकंड, और इसका उसको हम एम्पियर में डिनोट करते हैं, ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर इसका जो करंट तो हमने समझ में आ गया, ठीक है। तो सर ये करंट जब होता है सर उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये करंट जो होता है सर उसका डायरेक्शन क्या होता है। बेटा करंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज इट ट्रैवल्स ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि ये जो करंट है वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है किसके, चार्ज के। यानी कि अगर चार्ज हमारा इस तरफ मूव कर रहा है,
अगर मान लो चार्ज हमारा इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट हमारा इस तरफ मूव करेगा। चार्ज का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो करंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। अच्छा सर, ये जो करंट है हमारे पास, सर ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये कौन सी क्वांटिटी होती है? तो याद रखना, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 9th को अच्छे से पढ़ा है, जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर हमने जब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था तब हमने उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो ये था कि सर स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जिनके अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। बस हम मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो बन जाती है हमारी। लेकिन सर वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जहां पे हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसके डायरेक्शन को देखते हुए हम मेजरमेंट करते थे। तो सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट आप कह रहे हो, सर इसका तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, वो तो हमेशा सर ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो करता है। इसका मतलब सर इसका तो एक डायरेक्शन का मामला है इसमें। तो सर अगर इसमें डायरेक्शन का मामला है तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं हो रहा, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों हो रहा है सर? इसके पीछे का रीजन है कि वेक्टर क्वांटिटी जो आपको पढ़ाया गया है क्लास 9th में, उसमें बातें जो कही गई है वो थोड़ी सी अधूरी है। ऐसा नहीं होता बेटा कि कोई भी चीज जिसका डायरेक्शन से नाता होता है उसके वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको होना है तो स्पेशल काइंड ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब वेक्टर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो उन वेक्टर के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तब जाके वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। यहाँ पे जो करंट है उसमें वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी ही कहते हैं हम। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा यहां से अगर मैं मानो दो अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं, यहां से मेरा 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो जो नेट करंट यहां से निकलेगा वो करंट बेटा 5 + 4 9 एम्पियर करंट ही निकलेगा। 5 + 4 यहां से 9 एम्पियर करंट ही यहाँ पे निकलेगा। समझ में आया? क्योंकि इसमें बस आपको लीजिए इनको और इनको जोड़ दीजिए, इनमें कोई डायरेक्शन के लिए कोई भी चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट लेना पड़ता है, उनको जोड़ देना पड़ता है। तो उसे ही हम स्केलर क्वांटिटी कहते थे। स्केलर क्वांटिटी हम उसे ही कहते थे जब हम मैग्नीट्यूड को लेते थे और उनको जोड़ देते थे, उसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता था। सिमिलरली करंट में भी हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक बातें हमने करंट के बारे में की। अगर आप यहां से मुझे इसका आंसर दो, इसका आंसर दो कि यहां से मान लो एक सर्किट है, ऐसा 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 फिर ऐसा, और यहाँ पे ऐसा 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 फिर ऐसा, सारे के करंट यहाँ पे जा रहे हैं, करंट यहां से जा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट है 4 एम्पियर, यहाँ पे करंट है 5 एम्पियर, यहाँ पे करंट है 7 एम्पियर, यहाँ पे करंट है 10 एम्पियर, यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट है 3 एम्पियर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों सर्किट में जो करंट है, जो इस वायर से सबसे ज्यादा करंट कौन से सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो आप बेटा देखते ही कह दोगे कि सर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 एम्पियर है। अच्छा सर, यहाँ पे 5 एम्पियर है। अच्छा सर, यहाँ पे 7 एम्पियर है। अच्छा, तो सर कितना आएगा? यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 7 आ जाता है आपका 16, तो यहाँ पे आ गया आपका 16 एम्पियर करंट। तो यहां से कितना करंट पास होगा? सर यहां से 16 एम्पियर करंट पास होगा। सर यहाँ पे अब हमारे पास 10 है, 2 है, 13 है, तो 10 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, तो सर हमारा जो आ गया वो आ गया सर 15 एम्पियर।
तो यहां से आपका जो करंट पास होगा इस वायर से वो होगा 15 एम्पियर करंट पास। तो इसमें 16 इसमें 15, तो सबसे ज्यादा करंट किससे पास होगा, इससे पास होगा, तो ये जीत जाएगा। तो बेसिकली करंट में आपको ये एग्जांपल दिखाने का मतलब यही है कि आपको समझाना कि करंट में आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, आप सर्किट से करंट आ रहा है उसको जोड़ दीजिए, बात खत्म। ये हो गया आपका करंट के बारे में बहुत बेसिक बेसिक बातें जो आपको जाननी चाहिए। तो बेटा आओ अब हम 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। सो 1 एम्पियर करंट होता क्या है एक्चुअली में, कि अगर मैं डेफिनेशन आपको लिखाऊं कि 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज 1 कूलम्ब, आप लिखते जाइएगा, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through a circuit for 1 seconds of time। तो यहां पे लिखा मैंने क्या है कि 1 एम्पियर जो करंट है, 1 एम्पियर जो करंट है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में कितना पास हुआ, यानी कि अगर मैं लिख के समझाऊं तो 1 एम्पियर जो करंट होता है उसे हम डिफाइन करते हैं कि जो आपका चार्ज होता है 1 कूलम, वो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करता है, उसे हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक हमेशा आपको कभी कभी बोला जाता है कि एम्पियर 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो बेसिकली बहुत सिंपल है, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 1 सेकेंड ऑफ टाइम इज नोन एज योर 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज योर 1 एम्पियर करंट, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी चीजें हो गई सिंगल बेसिक चीजें। अब यहाँ पे एक चीज और, ये जो करंट होता है, ठीक है, करंट को हम बेसिकली तो हम एम्पियर में मेजर करते हैं, विच इज ए। कभी कभी जब हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब हमें और भी छोटी करंट की यूनिट्स दी रहती है, तो हमें उस जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स के साथ रिलेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पियर का। तो 2 छोटी यूनिट्स क्या होती है, एक होता है आपका मिली एम्पियर, जिसको हम एम ए ऐसे डिनोट करते हैं, एक होता है आपका माइक्रो एम्पियर, जिसको हम म्यू ए ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा, ये 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है आपका 1/1000 एम्पियर के समान। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/1000 एम्पियर, ठीक है, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 एम्पियर, जिसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको सॉरी ये कट गया थोड़ा सा, मैं लिख देता हूं फिर से 10⁻⁻6 एम्पियर। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको हमेशा कि मिली एम्पियर में क्वेश्चन दिया रहता है या माइक्रो एम्पियर में क्वेश्चन दिया रहता है, तो उस टाइम आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एम्पियर में पहले, तो आपको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम्पियर में कन्वर्ट आपने कर लिया, उसके बाद आप जाइए और कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, आपको इजीली फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हमने जो करंट का डेफिनेशन पढ़ा, सॉरी करंट का जो फॉर्मूला पढ़ा सर, वो होता है I = Q/T। बहुत बढ़िया,
सर क्यू क्या होता है? क्यू होता है, अभी भी तो पढ़ा हमने, क्यू जो होता है वो होता है एन इंटू ई। तो सर अगर क्यू एन इंटू ई होता है एंड Q इज इक्वल टू एन ई, तो सर क्या हम लिख सकते हैं इसको कि I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिए, ये भी आपका फॉर्मूला आ गया। तो अभी तक हमें कितने फॉर्मूलाज आए? सर हमें ये फॉर्मूला आया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आए और ये रिलेशंस आए। ये रिलेशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशंस, क्योंकि ये आपको काम में आने वाले हैं जब आप क्वेश्चन करोगे। इनको अगर आप क्वेश्चन को नहीं, इन रिलेशंस को आप याद नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं हिलेगा। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए और ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए जिससे आप कर सकते हो। समझ में आया? नोट कर लो अच्छे से नोट बनाओ। अच्छा, तो बेटा ये नोट हमने अच्छे से यहाँ पे आपने बना लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो करंट जो होता है, ठीक है, इसको आप मेजर किससे करते हो? एक डिवाइस होता है, डिवाइस होता है, वो डिवाइस का नाम होता है आपका एमीटर। ये जो एमीटर डिवाइस होता है, इस एमीटर डिवाइस के साथ आप यू कैन मेजर करंट, ठीक है। तो ये तो हुए करंट के बारे में। तो करंट यहाँ पे मेरा पोर्शन खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आओ यहाँ पे अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो होगा ग्राफ ऑफ करंट। ग्राफ ऑफ करंट बहुत सिंपल सी चीज है कि करंट का जो ग्राफ कैसा होता है। सर करंट का जो ग्राफ होता है वो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं और यहाँ पे अगर ये मेरे पास t है टाइम, ये मेरे पास q है चार्ज, तो q बाई टी अगर मेरे पास x और y एक्सिस में है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक ऐसा ग्राफ बनता है, एक स्लोप होता है। जो स्लोप बनता है ये स्लोप ही हो जाता है हमारा करंट I। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये एंगल जो होता है ये थीटा होता है। आपको ये भी आशा करता हूं आपको पता है, नहीं होगा तो आप जान लीजिए। कोई भी ग्राफ जो होता है, कोई भी ग्राफ जो अगर होता है तो उस ग्राफ में जो स्लोप जाता है आपका, हमेशा जो स्लोप जाता है आपका, वो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, वो स्लोप को हम tan थीटा कहते हैं, tan थीटा। वो स्लोप आपका tan थीटा हो जाता है, यानी कि ये थीटा होता है, ये एंगल x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो ये अगर थीटा एंगल है हमारा, और इसे हम tan थीटा क्यों कहते हैं? tan थीटा कहने का रीजन ये होता है कि देखिए tan थीटा, इसको अगर हम इसको ऐसे जोड़े, ठीक है, इसको आप अगर हम ऐसे जोड़े और ये एक है, तो ये जो स्लोप जा रहा है, ये स्लोप जा रहा है, ये आपका हाइपोटेनस, एक्चुअली आप अगर पकड़ोगे तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो आपको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिस रिलेशन में आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए। तो आपके पास पता होता है tan थीटा जो होता है आपका, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है उसे ही हम tan थीटा कहते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan थीटा है, which is your slope this one, है ना, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा होता है, यानी कि ये स्लोप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर को देखें, परपेंडिकुलर, तो सर परपेंडिकुलर तो यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर जो होगा हमारा वो सब हो जाएगा Q, बिल्कुल। और सर नीचे जो बेस है सर वो तो हमारा टाइम है T, तो यहाँ पे टाइम भी हो जाएगा T। तो अगर Q अपॉन T है, और सर हमें पता है Q अपॉन T जो होता है वो होता है सर हमारा करंट। तो सर Q अपॉन T जो अगर करंट होता है, तो Q अपॉन T जब हम कर रहे हैं तब हमें तो tan थीटा मिल रहा है, और tan थीटा क्या मिल रहा है? tan थीटा मिल रहा है
ये स्लोप m, ये स्लोप m, तो ये स्लोप जो है आपका, ये हो गया आपका करंट, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे चार्ज है और जो बेस है वो है आपका टाइम। तो चार्ज बाय टाइम जो कि स्लोप हो, जो कि आई करंट होता है, और यही करंट आपका जो स्लोप है वो हो जाता है। इसी कारण से ये जो हमारा स्लोप होता है Q बाई टी ग्राफ में, वो स्लोप आपका करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि द स्लोप इन अ QT graph, QT graph, it's not this QT graph, नहीं बेटा नहीं, इस QT ग्राफ, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, QT graph. So the slope in a QT graph represents the current. समझ में आया होगा, आया है तो मजा आ गया। स्लोप इन अ क्यूटी ग्राफ, कोई भी क्यूटी ग्राफ है आपके पास, जो स्लोप जाता है आई, मतलब स्लोप जाता है, वो स्लोप हो जाता है आपका करंट आई, ठीक है। तो ये है आपका ग्राफ ऑफ करंट के बारे में। ग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसलिए क्योंकि काफी किताबों में दी नहीं रहती है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं आपको। अगर आपको ये 10-70 का झमेला आपको समझ में नहीं आया होगा तो बेटा कोई बात नहीं, आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 10th में, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, आपका जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे तब ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। अभी के लिए आप चाहो तो ये ग्राफ वाला पोर्शन, बस ग्राफ को ड्रॉ करके ये कंक्लूजन लिख के छोड़ सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चीजें, कुछ चीजें होती है धीरे धीरे अपने आप पता चलने लग जाती है। तो ये आपका ग्राफ ऑफ करंट हो गया हमारा। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा करंट का टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या करें? अच्छा, क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, ये करते हैं, चलो आइए। अ करंट of 0.5 ampere is drawn from a उतना मैं डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं, मैं बस आपकी वैल्यूज लिख दे रहा हूं कि करंट है 0.5 एम्पियर, ठीक है, जहां पे वो ड्रॉन टिल 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट के लिए जो करंट है वो आपका 0.5 एम्पियर ड्रॉ किया गया 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आपको जो निकालना है वो है चार्ज। आप यहाँ पे चार्ज निकालिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर क्या है? करंट ऑफ 0.5 एम्पियर खुद ट्राई करो एक बार। 0.5 एम्पियर है, टाइम दिया गया आपका 20 मिनट। तो गिवन क्या क्या है, खुद ट्राई कीजिएगा बेटा। क्या क्या है गिवन? दिया गया है सर हमारे पास करंट दिया गया है विच इज 0.5 एम्पियर। सर हमारे पास टाइम दिया गया है विच इज 20 मिनट्स। गलती बेटा यहीं पे होगी आपसे, आप टी को 20 मिनट्स देख रहे हो और इसको लिख के आ जाओगे, बट बेटा टाइम जो होता है ऐसा यूनिट में उसे हम सेकंड से मेजर करते हैं। तो ये 20 मिनट्स है, इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करो। तो अगर आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 1200 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका 1200 सेकेंड्स। अब आपको क्या करना है, आपको चार्ज निकालना है। तो आपको फॉर्मूला क्या पता है? सर हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और सर हमें निकालना है चार्ज, तो सर Q इज इक्वल टू आई टी। तो सर यहां से Q इज इक्वल टू I 0.5, सर T 1200। तो आओ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कूलम में आएगा आपका, क्योंकि चार्ज है, चार्ज हमेशा कूलम में आता है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5/10 इंटू 1200, 10 से ये कट गया तो ये आ जाएगा आपका 0.16700 कूलम। समझ में आया तो हाँ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सही किया ना मैंने? 5/10
इंटू 1200, 10 से 10 कट गया तो 5 12 5, ओ सॉरी 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 12 5 जा 70 नहीं होता बेटा, 60 होता है। पता नहीं क्या कैलकुलेशन किया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 5 जा 60 है ना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन, ये करंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है।